Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your presenter Malahat Shah, and today we are going to talk about the poem If. It is written by Rudyard Kipling about the poet. Rudyard Kipling (1865 to 1936) was a British author, poet and journalist, best known for his stories and poems about British imperialism and his work for children. He was born in Bombay, India, and spent the early years of his childhood there, which had a profound impact on his writing. Kipling is considered one of the most influential writers of the late 19th and early 20th century. किपलिंग के बारे में जानेंगे हम। किपलिंग की पैदाइश की तारीख है 1865 और उसकी वफ़ात की डेट ऑफ डेथ है 1936। ब्रिटिश ऑथर था, ब्रिटिश राइटर, पोइट एंड जर्नलिस्ट था। बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज़, उसकी जो काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं उनमें कहानियाँ, पोएम्स एंड ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म। और क्या टॉपिक था? ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म, जब बरतानिया जो था हुकूमत करता था इंडिया पे। और उसके जो काम है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे थे। ही वाज़ बोर्न इन बॉम्बे, बॉम्बे में पैदा हुआ जो कि इंडिया में का शहर है, एंड स्पेंड द अर्ली इयर्स ऑफ हिज चाइल्डहुड देयर, और अपना बचपन वहाँ पे गुज़ारा, व्हिच हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज राइटिंग, जिसका बहुत ज़्यादा असर देखा जाता है उसकी तहरीरों में। Kipling is considered one of the most influential writers of the late 19th and early 20th century. बहुत ज़्यादा असर रखने वाला 19th और 20वीं सदी में, 19 और 20वीं सदी में वो जाना जाता है, बहुत ज़्यादा असर रखने वाला शायर। Key point about Kipling: Nobel Prize. In 1907, Kipling became the first English language writer to receive the Nobel Prize in Literature, and he remains the youngest recipient of this to this day. The Nobel Committee praised him for his power of observation, originality of imagination, virality of ideas, and remarkable talent for narration. कुछ अहम पॉइंट जानेंगे किपलिंग के बारे में। वो नोबेल प्राइज़ याफ्ता है 1907 में, वो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर का नोबेल प्राइज़ हासिल कर चुका है, और ही रिमेन्स द यंगेस्ट, और आज की तारीख तक वो यंगेस्ट रेसिपिएंट है, ये वसूल करने वाला नौजवान है जिसने बहुत कम उम्र में नोबेल प्राइज़ हासिल किया लिटरेचर में। द नोबेल कमेटी प्रेज्ड हिम फॉर हिज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नोबेल प्राइज़ कमेटी ने किस बात पे उसको अप्रिशिएट किया? कि उसकी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करने की जो प्रॉपर्टी पावर है, सॉरी, ओरिजिनलिटी ऑफ इमेजिनेशन, और जितने ओरिजिनल आइडियाज़ वो इमेजिन करता है, एंड वायरलिटी ऑफ आइडियाज़, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं, रिमार्केबल टैलेंट फॉर नरेशन, और ज़बरदस्त उसको टैलेंट है कि वो तहरीर करे। Imperialism and criticism. Kipling was a strong advocate of British Empire, which has made him a controversial figure. His poem The White Man Burden encouraged the imperialistic ideology of the time, suggesting that it was the duty of Western powers to civilize other nations. His imperialist views have been criticized in modern times, and his work is seen through a more complex lens today, with both admiration for his literary contribution and scrutiny of his political views. imperialism जो बादशाही निज़ाम था और उसकी क्रिटिसिज्म, उसकी तनकीद। किपलिंग जो था वो बहुत ज़्यादा इस बात को, मतलब उसके नज़दीक ये कंट्रोवर्शियल फिगर वो इसलिए बन चुका था क्योंकि उसके नज़दीक जो ब्रिटिश एम्पायर थी, उसको वो बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता था, उसकी हमायत करता था, और व्हाइट मैन बर्डन में उसने इनकरेज भी किया ये जो बादशाही निज़ाम की आइडियोलॉजी है उस टाइम की। तो उन्होंने साथ ये भी सजेस्ट किया कि ये तो ड्यूटी ऑफ वेस्टर्न पावर्स है कि सिविलाइज करें अदर नेशन को। तो ये बहुत बात तनकीद का निशाना बनी कई दफ़ा, एंड आज भी उसको कॉम्प्लेक्स लेंस से देखा जाता है, और इसके साथ कि उसकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस की तारीफ़ की जाती है, लेकिन उसके पॉलिटिकल व्यूज़ को स्क्रूटनाइज़ किया जाता है। Style and legacy. Kipling's writing is known for its vivid descriptions, his strong narrative voice, and the use of allegory and symbolism. His deep understanding of India and colonial life made him an important
chronicler of the British Empire. He was a master of both short stories and poetry. His children's stories, especially The Jungle Book and Just So stories, have remained popular for generations. विविड डिस्क्रिप्शंस के लिए, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वॉइस के लिए, एलेगरी और सिंबलिज्म यूज़ करने के लिए वो जाना जाता है, और उसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में और जो कलोनियल लाइफ, मतलब जो वहाँ की उस ज़माने में बरतानिया के लोग और इंडिया के लोग जो थे ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो डिस्टेंस करके अपनी एक ज़िंदगी गुजारती थी, उसके बारे में उसका बहुत गहरा मुशाहिदा था। और वो शॉर्ट स्टोरीज़ और पोइट्री में महारत रखता था। बच्चों की स्टोरीज़ ख़ास तौर पे जंगल बुक एंड जस्ट वो स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल की भी जनरेशन में। Later life. After achieving fame, Kipling settled in England and lived a relatively quiet life. The death of his son during World War One deeply affected him, and it has marked a more somber tone in his later writings. He continued writing until his death in 1936 and was buried in Westminster Abbey's Poets' Corner, a testament to his impact on English literature. बाद की ज़िंदगी के बारे में आप जान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बाद वो इंग्लैंड में सेटल्ड हो गया और बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके बेटे की वफ़ात के गम ने उसको बहुत ज़्यादा सीरियस और सोंबर कर दिया, जिसकी वजह से जो कि नज़र आता था उसकी शायरी में भी, ठीक है, और राइटिंग्स में भी, तहरीरों में। और मरते दम तक वो लिखता रहा, और उसकी जो है वो बैरी किया गया उसको कहाँ पे, वेस्टमिनिस्टर एबे में। ये हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अब हम जब जान चुके हैं पोएट के बारे में, तो अब उसकी जो क्रिएशन है, जो उसकी पोइम है, उसको जानने की हमें आसानी होगी। तो स्टांजा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you and make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied upon, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor too wise. पहले इसका तर्जुमा कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, और फिर हम इसे आगे स्टडी करेंगे। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, आप अपने आप को स्टेबल और इस्तकामत के साथ रखते हैं जबकि बाकी लोग आपको ब्लेम किए जा रहे हैं, और जब आपको खुद पे एतबार है जबकि बाकी लोग आपसे हिम्मत हार चुके हैं इस बात से, वो आपको शक की निगाह से देख रहे हैं। बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन आप उसकी गुंजाइश रख रहे हैं, अलाउंसेस रख रहे हैं उनके डाउट्स को भी। इफ़ यू, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट डज़ नॉट मैटर टू यू। इफ़ यू वेट, और आप इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार से थके नहीं हैं, और आप के बारे में झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों के अंदर डीलिंग नहीं कर रहे बल्कि उनसे दूर रह रहे हैं। आपसे नफ़रत की जा रही है लेकिन आप लोगों से नफ़रत नहीं कर रहे। एंड ये डोंट लुक, और ना आप बहुत अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ना बहुत समझदारी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। Paraphrase: If you can stay calm and composed while others panic and blame you for their troubles, and if you have faith in yourself while others doubt you, but you also understand and accept their doubts, if you can be patient without getting tired of waiting, if you are lied about but don't lie in return, and if you are hated by but don't give in to hate, and yet you remain humble and don't act arrogantly. क्या बता रहे हैं कि आप काम एंड कंपोज्ड हैं जब लोग पैनिक हो गए और आपको ब्लेम कर रहे हैं, और आपका फेथ है अपने ऊपर, और आप डाउट नहीं करते अपने ऊपर, लेकिन लोग आपको शक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने जाविया निगाह से आपको देख रहे हैं, और आप इस बात को कबूल कर चुके हैं, और फिर आप तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ आप जो हैं वो इंतज़ार किए जा रहे हैं और थकते नहीं हैं। जब सब झूठ बोल रहे हैं और आप जवाब में झूठ नहीं बोलते, और जब सबसे नफ़रत मिलती है लेकिन आप उसको जवाब में नफ़रत नहीं देते, और हम्बल रहते हैं और एरोगेंटली बिहेव नहीं करते। This stanza emphasizes the importance of self control, patience, and humility in the face of adversity. The speaker advises that staying calm, being confident, and maintaining integrity in tough situations are the key virtues. क्या बताया गया है कि खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, और मुश्किल वक्त में भी आजिज़ रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए।
तो ये कह रहा है जब आप होश व हवास अपने बराबर रखते हैं और कॉन्फिडेंस होते हैं और अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो यही तो की वर्चूज़ हैं। फिगर ऑफ स्पीच इस स्टांजा में जो यूज़ हुई हैं वो है रेपिटेशन। इफ़ को बार बार यूज़ किया गया है क्योंकि इफ़ आपको पता है कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। तो कंडीशनल नेचर जो है उसको बताने के लिए इफ़ का वर्ड यूज़ हुआ है। एंटीथीसिस यूज़ हुआ है जो कि एग्जांपल है कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर contrast and composure with chaos. Parallelism use where the use of parallel structures such as if you can create rhythm and reinforce the moral instructions. Contrast being lied about, don't deal in lies, and being hated, don't give way to hating. Reflects contrast between what is done to you and how you respond. Contrast situation है कि आपके साथ क्या हुआ और जवाब में आपने क्या किया. Stanza 2. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn out tools. Paraphrase. If you can dream without becoming obsessed or controlled by your dreams, if you can think but not let thinking become your sole purpose, if you can encounter both success and failure and treat them equally, if you can endure hearing your words distorted by dishonest people or witness the destruction of things you work hard for and still find the strength to rebuild with limited resources, क्या बता रहा है इस स्टांजा में कि अगर आप ख्वाब देखने के काबिल हैं विदाउट बीइंग ऑब्सेस्ड और कंट्रोल बाय, लेकिन ये नहीं है कि ख्वाब आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि आपको कंट्रोल करना है ख्वाबों को। आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ ये दिस इज़ द लिमिट ऑफ माय ड्रीम्स। और फिर कहता है कि इफ़ यू थिंक बट नॉट लेट थिंकिंग बिकम योर सोल पर्पस, लेकिन ये ना हो कि आप सोचने में इतने इन्वॉल्व हो जाए कि ओवर थिंकर बन जाए। और इफ़ यू इनकाउंटर बोथ सक्सेस, और आपको अगर तरीका आता है कि वो फेलियर और सक्सेस को आप किस तरह ट्रीट करते हैं, तो इफ़ यू कैन इंड्योर हियरिंग योर वर्ड्स डिस्टोर्टेड बाय डिसऑनेस्ट, आप ये बर्दाश्त कर सकें जब आपके अल्फाज को मोड़ तोड़ कर एक डिसऑनेस्ट पर्सन प्रेजेंट कर रहा है, और विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ थिंग यू वर्क हार्ड फॉर, और आप विटनेस कर सकें वो चीज़ें जो डिस्ट्रक्ट हो गई जिसके लिए आपने खूब मेहनत की थी, एंड स्टिल फाइंड द स्ट्रेंथ टू रीबिल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी आपके अंदर जज्बा है और उस चीज़ों को हिम्मत है उन चीज़ों को दोबारा बिल्ड करने के लिए। तो इस स्टांजा में क्या कह रहा था कि आप ड्रीम देखें, लेकिन ड्रीम को अपने मास्टर ना बनाएं, ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। इफ़ यू कैन थिंक, आप सोचें, लेकिन थॉट्स को अपना एम अगर नहीं भी वो बनती तो आप घबराएं नहीं, ओवर थिंकर ना बन जाएं और डिप्रेशन में ना चले जाएं। अगर आपको ये आता है तरीका कि खुशी और गम जो है वो दो इम्पोस्टर्स हैं, बहरूपियां हैं, और आपको उनको निभाना आता है, आपको पता है कि खुशी है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगी और गम है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, और आप इन दोनों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, ना खुशी को दिमाग में और ना गम को दिल में जगह देते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं उस ट्रूथ को जो आपके लिए बोला गया है, और उस बातों को मोड़ तोड़ के लोगों ने बनाया ताकि आपके लिए ट्रैप्स बना सकें, ठीक है, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू, और देख सकें आपके आपने क्या दिया अपनी ज़िंदगी को ब्रोकन, अगर वो टूटा फूटा है तो आप क्या करते हैं उसको झुकते हैं और बिल्ड देम विद वोन आउट टूल्स, और दोबारा उसकी मुरम्मत करने शुरू हो जाते हैं अपने पुराने टूल्स के साथ। Explanation. This stanza discusses the balance between dreaming and thinking, dealing with both success and failure, and the strength to recover from betrayal and hardship. It encourages resilience and emotional balance. Figure of speech personification. Triumph and disaster are described as impostors, giving them human trait to suggest they are deceptive. Metaphor. Make dreams your master symbolizes being controlled by ambition. Antithesis, triumph and disaster represents opposing outcome, emphasizing the need for balance in reaction to both. इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, देखिए शुरू में तो एक्सप्लेन इसको हम ऐसे करेंगे
कि आप बैलेंस कर सकें ड्रीमिंग और थिंकिंग के बारे में, सक्सेस और फेलियर के बारे में, और बिट्रेयल और हार्डशिप के बारे में, उससे रिकवर कर सकें, इमोशनल बैलेंस आपके अंदर हो। फिर पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुई है, मेटाफर यूज हुआ है और एंटीथीसिस यूज हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टांजा, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose, and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. क्या कहता है कि अगर आप सारा ढेर एक ढेर बना लें अपनी सारी कामयाबियों का और उसको रिस्क कर दें, मतलब वो खो दें आप एक ही पिच एंड टॉस, मतलब जुए में, या एक ही दफ़ा के ऐसा कोई, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप लूज़ कर दें एंड स्टार्ट अगेन। और जब आप लूज़ कर दें तो फिर आप स्क्रैच से इतनी हिम्मत रखते हो कि उसको बनाएं, और एक सांस यानी एक लफ्ज़ भी आपने नहीं बोलना अपने लॉस के बारे में, यानी आपको एक मिनट के लिए भी कोई आपके मुंह से शिकवा शिकायत ना निकले। तो फिर आप अपने फोर्स करते हैं उसके बाद हार्ट को, दिल को और नर्व्स को, असाब को और मसल्स को, कि वो आपके साथ फिर हिम्मत करें और आप जो है वो जो चले गए हैं आप उनको फिर दोबारा से बनाएं। एंड सो होल्ड ऑन, और वेर और वहाँ आप रुक जाएं जहाँ आपके पास कहीं कुछ भी नहीं रहे, तब भी आप रुके रहें, यानी आप दिमागी तौर पर उस चीज़ को इस हालत में हो कि आप उस लॉस को बर्दाश्त करें और फिर उसको दोबारा से बनाने के लिए आप कोशिश करें। Paraphrase, if you can gather all your achievements and risk them in one bold gamble, if you lose everything but start over without complaining, if you can push yourself physically and mentally to keep going, even when you are completely exhausted, and keep going purely through the strength of your willpower. अगर आप सारी अपनी अचीवमेंट्स को इकट्ठा कर लें और आप उसको एक जुए में हार जाएं, तो फिर भी आप जो है दोबारा शुरू करें उसे बगैर एक लफ्ज़ भी शिकवे शिकायत का किए, और आप फिज़िकली और मेंटली इतने स्ट्रांग हों कि आप चलते ही जाएं, इवन यू आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, जबकि आप पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके पास विल पावर की स्ट्रेंथ हो जिससे जो आपको मूव ऑन करने के लिए आगे बढ़ाती जाए। Explanation, this stanza focuses on the willingness to take risks, accept losses without complaint, and the power of perseverance even when physical and mental strength is depleted. Depleted मतलब खत्म हो गई। It emphasizes resilience and determination. Figure of speech इसमें जो यूज हुए हैं, hyperbole है, force your heart and nerves and sinew to serve, exaggerates the effort required to keep going, highlighting determination. आपको क्या बता रही है कि वो कुव्वत इरादी आपके अंदर है, ये हाइपरबोले यूज हुआ है जो कि आपकी कुव्वत इरादी को बताता है। मेटाफर, वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स कंपेयर सक्सेस एंड अचीवमेंट टू अ पाइल ऑफ मटेरियल गुड। ठीक है, इसको क्या बता रहा है, कंपेयर कर रहा है अचीवमेंट्स को इस तरह जैसे कि मटेरियल गुड्स हैं, सामान है। personification, will is personified as the force driving to person keep going, और will भी यहाँ पे personified हुई हुई है जो कि इंसान को आगे जाते रहने के लिए मजबूर करती है। Let's move on to stanza 4. If you can talk with crowd and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men counts with you but none too much, if you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, जब आप क्राउड से बात कर रहे हों लेकिन अपनी वर्च्यू को कायम रखें, अपना जो ग्रेस है उसको कायम रखें, और वॉक विद किंग्स, या आपको बादशाहों के साथ चलना पड़े, एंड नॉट लूज द कॉमन टच, तो आप अपनी आर्जी को बरकरार रखें। नीदर फोर्स नॉर योर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना आपके दुश्मन आपसे हर्ट हों और ना आपके दोस्त, और व्हेन ऑल मेन काउंट्स विद यू बट नन टू मच, और आपका इन्हिसार हो सब पर लेकिन ज़्यादा पर नहीं, आपका इन्हिसार लोगों पर हो लेकिन ज़्यादा नहीं। एंड इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स वर्थ विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ अ डिस्टेंस रन, यानी अगर आप माफ़ कर सकें उस अनफॉरगिविंग मिनट को
जो कि एक 60 सेकेंड्स का होता है। तो आपकी है ये दुनिया और जो कुछ इसमें है वो आपका है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। और इससे ज़्यादा ये कि तुम एक आदमी हो, इंसान हो मेरे बेटे। Paraphrase: if you can engage with ordinary people and still maintain your integrity, or interact with powerful people without losing your humility, if neither enemies nor friends can deeply harm you emotionally, if you value everyone but remain independent, if you make the most of every minute of your life, then you will achieve great success and maturity, and more importantly, you will become a true adult. क्या कहता है कि अगर आप इंगेज कर सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल को लेकिन अपनी इंटीग्रिटी को लूज़ नहीं करते और पावरफुल लोगों के साथ जब जा रहे होते हैं तो आजिज़ी को नहीं ख़त्म करते। एनिमीज़ और फ्रेंड्स दोनों जो हैं वो हार्म यू इमोशनली, लेकिन इफ़ यू वैल्यू एवरीवन बट रिमेन इंडिपेंडेंट, सबको इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अपनी एक राय रखते हैं, तो मोस्ट इफ़ यू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ और हर ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं, देन यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस एंड मेच्योरिटी। तो आपको बहुत सक्सेस और मेच्योरिटी मिलेगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल बी अ ट्रू एडल्ट। तो ये सारी डेफिनेशन है एक ट्रू एडल्ट की। Explanation: the final stanza is about balancing various aspects of life such as humility, self worth, emotional resilience, and making the most of time. It concludes by stating that mastering these virtues will lead to true manhood and success. Figure of speech क्या है? Metaphor: fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run. Compare time of to a race, urging the reader to make the most of every moment. Parallelism, if you can, is repeated in a way to emphasize the condition for becoming a complete person. Antithesis: talk with crowd and keep your virtue. Contrast mixing with the people and retaining personal integrity. पोइम का ओवरऑल थीम क्या है? द पोइम इफ it's a father's advice to his son outlining the qualities of maturity, resilience, and moral strength required to succeed in life. It is a motivational piece that emphasizes patience, determination, humility, and balance. एक बाप की बेटे को नसीहत है कि मैच्योरिटी किसे कहते हैं, रिजिलियंस कैसे आती है, मॉरल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है और इंसान कामयाब कैसे होता है। और इट इज़ अ मोटिवेशनल पीस, ये एक मोटिवेट करने वाला ये नज़म है जो कि एम्फेसाइज करती है सब्र पे, कुव्वत इरादी पे, आजी पर और बैलेंस पर। समरी: Summary of the poem. The poem, If, is a set of advice from a father to his son, teaching him how to become a mature, virtuous, and strong individual. The speaker describes various virtues needed to navigate life's challenges. He emphasizes the importance of staying calm and composed when others panic, trusting in oneself while acknowledging others' doubt, and being patient in the face of delays. The poem encourages resilience when facing adversity, whether through lies, hate, or failure, and advises against arrogance and overconfidence. It also stresses the balance between dreaming and thinking, treating success and failure equally, and maintaining emotional control in the face of both praise and betrayal. The poem concludes by urging the reader to stay humble while interacting with both ordinary people and powerful figures. Finally, Kipling advises making the most of every moment and situation. By mastering these qualities, the speaker says one will achieve success in life and true adulthood. Rhyming scheme of the poem is consistent pattern of AB, AB, CD, CD throughout each stanza. थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।